देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर लास्ट वीडियो है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के इनविजिबल ऑब्जेक्ट के बारे में। आज हम देखेंगे कि कब ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक सेंटेंस लिया था आई एम ईटिंग और आई एम ईटिंग फूड का, जहाँ पर हमें फूड को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में और बात करेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले से ही मेंशन्ड होता है, वहाँ पर हमें वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम देखेंगे आज कौन कौन सी वो वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट्स के यूज की जाती हैं जब क्या हो, हमारा ऑब्जेक्ट पहले से ही मेंशन्ड हो। कुछ क्रियाएं आमतौर पर एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखती हैं, लेकिन यदि संदर्भ से यानी कॉन्टेक्स्ट से उनका आशय स्पष्ट हो तो बिना कर्म के भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए कर्म को हटा दिया जाता है, जबकि वाक्य का मूल अर्थ बना रहता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब कोई क्रिया सामान्यतः कर्म के साथ प्रयोग होती है तो यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि क्रिया किस पर या किसके लिए की जा रही है। हालांकि यदि यह जानकारी पहले से ही वाक्य या संवाद में दी जा चुकी है तो बिना कर्म के भी अर्थ स्पष्ट रहता है। अब कैसे रहता है देखिए। उदाहरण के लिए, यदि पहले से यह स्पष्ट हो कि कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ रहा है तो हम सरल रूप में कह सकते हैं शी हैंडेड मी द बुक एंड लेफ्ट। ठीक है, यहां पर हमें लेफ्ट के बाद द रूम या द ऑफिस लगाने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे किताब दी और चली गई। हमें कमरा छोड़ दिया, यह कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही क्या है, स्पष्ट है। इसी तरह यदि कोई क्रिया स्वाभाविक रूप से एक प्रत्यक्ष कर्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंगित करती है जो पहले ही बताया जा चुका हो तो उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? द ऑथर रोट एन एंगेजिंग स्टोरी एंड पब्लिश्ड। यहां पर पब्लिश के बाद हमें दोबारा से स्टोरी या इट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर पहले ही मेंशन हो चुका है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेखक ने एक रोचक कहानी लिखी और प्रकाशित की। यह स्पष्ट है कि लेखक ने उसी कहानी को प्रकाशित किया, इसलिए कहानी को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको यहां पर एक छोटा सा रूल याद रखने की जरूरत है। कौन सा वाला? अगर सवाल क्या पूछने पर जवाब पहले से ही कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट हटाया जा सकता है। जैसे कि हम इस सेंटेंस की पहले ही बात कर चुके हैं, जब कोई कमरा छोड़ता है, जब कोई व्यक्ति कमरा छोड़ता है। जैसे ही पेड फॉर हिज कॉफी एंड लेफ्ट क्विकली। उसने अपनी कॉफी का भुगतान किया और जल्दी से चला गया। ठीक है, यहां पर हमें द कैफे लिखने या बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले से ही क्या है, ये अंडरस्टूड है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और एक्शंस। अगर बात करें निर्देशों की या क्रियाओं की, तब भी हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। कैसे? शी एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस एंड एवरीवन फॉलोड केयरफुली। उसने प्रक्रिया को समझाया और सभी ने सावधानीपूर्वक उसका पालन किया। यहाँ पर फॉलोड के बाद हमें प्रोसेस को लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है। तीसरा है पब्लिशिंग रिटर्न वर्क, जो पहले हम बात कर चुके हैं। द जर्नलिस्ट रोट एन आर्टिकल एंड पब्लिश्ड इमीडिएटली। पत्रकार ने एक लेख लिखा और उसे तुरंत प्रकाशित किया। यहाँ पर पब्लिश के बाद हमें आर्टिकल को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहां पर एक छोटा सा रूल याद रखना है। वो रूल कौन सा है? अगर सवाल क्या पूछने पर जवाब पहले से ही कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट हटाया जा सकता है। पहला एग्जांपल देखिए, लिविंग अ प्लेस। अगर हम कोई स्थान छोड़ते हैं, जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा था, तब वहां पर हम लेफ्ट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। कैसे? ही पेड फॉर हिज कॉफी एंड लेफ्ट क्विकली। उसने अपनी कॉफी का भुगतान किया और जल्दी से चला गया। यहां पर हम द कैफे न भी लिखें तो भी हमारा काम बन जाता है। अगला देखिए, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और एक्शंस। अगर बात करते हैं निर्देशों की
या फिर कार्यों की, तो हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। शी एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड एवरीवन फॉलोड केयरफुली। उसने प्रक्रिया को समझाया और सभी ने सावधानी पूर्वक उसका पालन किया। हमें फॉलोड के बाद द प्रोसेस को लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा, इसे भी हम पहले देख चुके हैं हमारे पिछले एग्जाम्पल में, पब्लिशिंग रिटर्न वर्क। द जर्नलिस्ट रोट एन आर्टिकल एंड पब्लिश्ड इमीडिएटली। पत्रकार ने एक लेख लिखा और उसे तुरंत प्रकाशित किया। यहाँ पर पब्लिश के बाद हमें आर्टिकल को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए और एग्जांपल्स। चौथा है ओबेइंग अ कमांड। द ऑफिसर शाउटेड एन ऑर्डर एंड द सोल्जर्स ओबेड। अधिकारी ने चिल्लाकर आदेश दिया और सैनिकों ने उसका पालन किया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए था, ओबेड एन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एंटरिंग अ प्लेस, किसी जगह पर जाना, अंदर जाना। द मैनेजर कॉल देम इनसाइड एंड दे एंटर्ड विदाउट हेजिटेशन। प्रबंधक ने उन्हें अंदर बुलाया और वे बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चले गए। ठीक है, यहां पर हम एंटर्ड के बाद द रूम, द ऑफिस न भी लिखे तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। अगला है थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना। शी पिक्ड अप द बास्केटबॉल एंड किक्ड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ। उसने बास्केटबॉल उठाया और पूरी ताकत से किक मारी। यहां पर किक्ड के बाद आपको द बास्केटबॉल लिखने की जरूरत नहीं है। अगला, ज्वाइनिंग अ ग्रुप और एक्टिविटी, किसी भी ग्रुप को या एक्टिविटी को ज्वाइन करना। द कॉन्फ्रेंस वॉज ओपन टू ऑल सो पीपल ज्वाइंड फ्रीली। सम्मेलन सभी के लिए खुला था, इसलिए लोग स्वतंत्र रूप से शामिल हुए। तो ज्वाइन के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है फिक्सिंग और रिपेयरिंग, कोई चीज को सुधारना। शी फाउंड द ब्रोकन वॉच एंड फिक्स्ड राइट अवे। उसने टूटी हुई घड़ी ढूंढी और तुरंत ठीक कर दी। ठीक है, तो यहां पर फिक्स्ड, क्या फिक्स की, घड़ी, ब्रोकन वॉच, तो जरूरत नहीं है। अगर जब भी आपको सेंटेंस में आप क्या क्वेश्चन करो आपको उसका आंसर पहले मिल जाए तो फिर आपको दूसरी बार ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। एक और देखिए, ओपनिंग समथिंग, अगर आप कोई चीज ओपन कर रहे हो वहां पर भी शी ओपन द विंडो एंड क्लोज्ड आफ्टर अ वाइल। उसने खिड़की खोली और थोड़ी देर बाद बंद कर दी। क्या बंद कर दी, विंडो। जब पहले ही मिल जा चुका है तो हम दोबारा इसे नहीं लिखते। विनिंग और लूजिंग, अगर जीत की बात हो, हार की बात हो। ठीक है, द टीम प्लेड विद ऑल देयर माइट बट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। टीम अपनी पूरी ताकत से खेली लेकिन दुर्भाग्य से हार गई। क्या हार गई, सीधी सी बात है, मैच। ठीक है, मैच। तो यहां पर हमें मैच को जरूरत नहीं लिखने की। अब देखिए, जब भी कोई क्रिया स्वाभाविक रूप से उस वाक्य में पहले बताए गए नाउन, पहले मतलब कौन से, यहां पर मैच, यहां पर विंडो, यहां पर ब्रोकन वॉच की ओर इशारा करती है और अंग्रेजी में वह बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना अर्थ पूरा कर सकती है, तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, पीछे वाले इतने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख लीजिए आप एक बार। देखिए, यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर अंदर जाने की बात, यहाँ पर बास्केटबॉल की बात, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की बात। ठीक है, तो जब भी आपको आप क्वेश्चन करो, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो आपको दूसरी वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर हियर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन दिस वे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्वियस फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। These verbs don't need to be followed by the object again. अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है जहां पर आप क्या क्वेश्चन करते हो और आपको उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है तो आपको इन वर्ब्स के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट्स को लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर लास्ट वीडियो।
और आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले भी सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम, डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं उन सारे डाउट्स को या कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।